मेरा नमस्कार। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का अवसर मेरे लिए निजी तौर पर भी एक मौका है कि मैं दोबारा से चूरू के साथ कनेक्ट हो सकूं। मेरे कुछ निजी अनुभव भी हैं चूरू से। बहुत लंबा तो मैं वहाँ नहीं रहा हूँ। वर्ष 1993-94 में मात्र 5 माह का टेन्योर मेरा चूरू ज़िले में रहा है, लेकिन उस अवधि में और उसके अलावा जो चूरू से कनेक्शन मेरा बना है वो कहीं ज़्यादा डीपर और स्ट्रॉन्गर है। पहले मैं अपनी निजी बातों से शुरू करूं। चूरू की मेरे लिए स्मृतियां बहुत महत्वपूर्ण यूँ भी हैं कि मेरा जो छोटा बेटा है विनायक, उसका आगमन चूरू में ही हुआ था। तो उस चूरू का एक पक्का जुड़ाव हमारे साथ हो गया है उसके कारण। उसके अलावा मेरी जो धर्मपत्नी है प्रतिभा जी, उनके पिता का बचपन चूरू में निकला। उनके दादा स्वर्गीय देवी सिंह जी, वो चूरू कॉलेज में 10 वर्ष से अधिक वहाँ के छात्रावास के वार्डन रहे। लोहिया कॉलेज में वहाँ पढ़ाते थे। जब मैं चूरू पोस्टिंग मेरी हुई तो कई लोग वहाँ ऐसे मिले मुझे जिनकी उनसे दोनों से यादें जुड़ी हुई थी। तो एक पुराना पहली पीढ़ी का कनेक्शन और एक बाद वाली पीढ़ी का। तो यूँ चूरू से मेरा जुड़ाव हुआ। मात्र 5 माह जैसे मैंने बताया वहाँ में रहा, और वो दौर चुनाव का दौर था। तो उस कारण से मुझे घूमने का बहुत मौका मिला। चुनाव के दौरान आप सभी जानते हैं कि दौरे बहुत करने पड़ते हैं। तो वो सर्दियों के दिन थे और उन दिनों सुबह की भीगी रेगिस्तानी मिट्टी की जो सुगंध जो आती है, उसमें पंडित कुमार गंधर्व के भजन सुनना मेरे लिए अद्भुत अनुभव था। उनसे मेरा परिचय कुमार गंधर्व जी से, उनके संगीत से चूरू प्रवास के दौरान ही हुआ। आज भी कभी उनको सुनता हूँ तो वो चूरू की मिट्टी की महक यूँ की त्यों मुझे सजीव हो जाती है। तत्कालीन ज़िला कलेक्टर श्री जगतपाल सिंह जी, वो मंदिर शिल्प के अच्छे ज्ञानी थे। उनके सुपुत्र अभी यहाँ राजस्थान पुलिस में ही पुलिस अधीक्षक हैं। तो उनके साथ घूमने का मौका मिला। उन्होंने मुझे मंदिर स्थापत्य के बारे में, भारतीय मूर्ति कला के मूर्ति शिल्प के बारे में जो ट्यूटोरियल्स उन यात्राओं के दौरान दिए, वो बाद तक मैं फॉलो करता रहा। उनको पीठिका बनाकर बहुत आगे मैं उस विषय में मेरी रुचि जागी और काफ़ी अध्ययन का मुझे अवसर मिला। इन सब बातों के लिए मैं चूरू का आभार मानता हूँ। वहाँ नाथ संप्रदाय के कई स्थानों से मेरा परिचय पहली बार हुआ। गया तो कई स्थान थे जिनके बारे में, जिनकी संस्कृति के बारे में, जिनके ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में मुझे ज्ञान नहीं था। तो ये कुछ समृद्ध यादें चूरू ज़िले की हैं। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, मैं 12 ज़िले से, 12 बहुत छोटा ज़िला था, मेरा पहला ज़िला 12 था। वहाँ से मेरा पदस्थापन किसी एक अन्य ज़िले में हुआ, लेकिन फिर कारण से मैं चूरू पहुँचा। चूरू पहुँचने के बाद जो मेरा अनुभव रहा, वो मुझे कुछ ऐसी यादें आती हैं कि जैसे 12 बड़ा व्यस्त ज़िला था, वहाँ अपराध बहुत थे। सांप्रदायिक तनाव भी अक्सर हो जाते थे, लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी था। चूरू से आधा भी ज़िला नहीं था, लेकिन अपराध वहाँ से 2 गुना था। तो मैं मजाक करता था चूरू जब मैं वहाँ शुरू में रहता कि दोपहर तक काम ख़त्म करके लगता नहीं था कि अब करें क्या। मैं कहता कि बड़ा सोया हुआ और बड़ा सिलेट सा आराम पसंद ज़िला है इस सेंस में वो पुलिस के लिए। अब मैं आज का चूरू देखता हूँ तो उस समय से तुलना करना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि कुछ कालांतर में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ जो बदली हैं, उन्होंने उस अंचल में कुल मिलाकर अपराध का परिदृश्य बदल दिया है और पुलिस की चुनौतियाँ बहुत बढ़ गई हैं उसकी तुलना में। हमारा समय तुलनात्मक रूप में आसान समय था। और अभी जो आपके वर्तमान में वहाँ पुलिस की टीम है, बहुत सुंदर काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से। मुझे उम्मीद है वहाँ की जो जनता है, वहाँ के नागरिक हैं, उनकी अपेक्षाओं पर उनके अनुरूप वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं और आप सब का उनसे अच्छा एक गहरा तालमेल हुआ है,
जो मुझे आपकी पोस्ट से और आपके जो कमेंट्स आते हैं उससे जाहिर हो रहा है। और ख़ास तौर पर इस आपदा के समय में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, उन्होंने सबका मन जीत लिया है, उसमें आपका भी योगदान है। चूरू ज़िले का, वहाँ के नागरिकों का, उनका उनसे जो स्नेह संबंध बना है, उनका सहयोग रहा है, उसके बिना वो संभव नहीं था। तो उसके लिए मैं आप सबको और आपकी पुलिस टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसके ये मेरे निजी कुछ स्मृतियाँ थी, इनको अगर अब हम एक तरफ छोड़ें तो कुछ प्रश्न आपके कुछ साथियों ने मेरे पास भेजे हैं, मैं उन पर आता हूँ। एक साथी ने लिखा है कि लॉकडाउन अगर सफल हुआ है तो पुलिस के अथक प्रयासों से, क्या 24 घंटे की जिम्मेदारियों से अब तनाव होने लगा है? मेरा ख्याल है इसका बेहतर जवाब जो आपके पुलिस के साथी वहाँ सड़क पर काम करते हैं रोज़ाना, वो दे पाएंगे। लेकिन मेरा जो उनसे, मैं अलग अलग ज़िलों में गया हूँ उस दौरान, और जो पुलिस के साथियों से मेरी बात हुई है, उससे मेरी फीलिंग ये, मेरा अनुभव ये हुआ है कि तनाव तो नहीं है, थकान हो जाती है कई बार, ये बात ज़रूर है। लेकिन आपने जो स्नेह दिया है, जो पुलिस के प्रति इस पूरे दौर में, इस महामारी के, इस आपदा के काल में जो सद्भावना, जो स्नेह का विकास लोगों में हुआ है, जिस प्रकार से उन्होंने इसे प्रकट किया है, उसने पुलिस को और पुलिस के सभी कर्मियों को बहुत ऊर्जा दी। उससे हमारे अधिकांश साथी बहुत अपने आप को कमिटेड महसूस कर रहे हैं, अपने आप को नई ऊर्जा से अब समर्पित करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो जो पुलिस के साथी हमारे, जिनको किसी कारण से संक्रमण हो गया है, वो भी बीमारी से रिकवर होते ही तत्काल वापस काम पर आने के लिए तत्पर हो गए। तो तनाव जैसी कोई बात नहीं है। ये अवश्य है कि लंबा जो काम होता है तो कई बार थकान और ऊब अवश्य हो जाती है। उस कारण से कभी कभी कुछ छोटी मोटी स्थानीय तौर पर समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन सभी साथी हमारे अच्छा काम कर रहे हैं और अभी तक अच्छी स्पिरिट में काम कर रहे हैं। और हमें सबको ये समझना भी है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये जो काल है आपदा का, और ये जो समस्या इसका की प्रकृति इस प्रकार की है कि 2 दिन या 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने की नहीं लगती है। इसमें समय लगेगा, और जो रूप लेगा संक्रमण का, वायरस का संक्रमण, और जो नीतियां बनेंगी राज्य सरकार की समय समय पर या केंद्र सरकार की इससे निपटने के लिए विशेषज्ञों की राय के आधार पर, उसमें पुलिस का रोल हमेशा महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारी सक्रियता और भागीदारी कम नहीं होने वाली है, बल्कि जिम्मेदारियां और बढ़ने वाली हैं, बढ़ेंगी। उसके लिए हम अपने आप को तैयार करके रखें, ऐसा मैं शुरू से कहता रहा हूँ। और मेरे साथियों ने उसका पूरे उल्लास और उत्साह के साथ जवाब दिया है। ये मुझे बहुत खुशी है इस बात को देख के। तो मैं उन सब का आभारी हूँ और बधाई देता हूँ उन सबको इस बात के लिए। दूसरा प्रश्न है अन्य साथी का, पहली बार ऐसा संकट सामने आया है, कौन सी समस्याओं को आप सबसे अलग समझते हैं? बड़ा रोचक प्रश्न है ये बात तो सही है कि हमारे कैरियर में, बल्कि हमारे जीवन काल में, हमने 2 युद्ध भी देखे अपने बचपन में। 1965 और 1971 के युद्ध की यादें हमारे जहन में ताज़ा हैं, मेरी उम्र के लोगों के। लेकिन उस समय भी इतना विस्तृत और ऐसा वातावरण नहीं था जिसमें पूरा देश ठहर गया हो एक समस्या के इर्द गिर्द, या जिस कारण से इतना भय या इतनी चिंता हो और इकोनॉमी हमारी पूरी प्रभावित हुई हो। तो ये एक तरह का अभूतपूर्व एक काल है। समस्याएं, इसमें हम ये समस्याएं देखें, चुनौतियां के रूप में देखें, तो इसमें जो विशेष बात है ये है कि आमतौर पर पुलिसकर्मी के तौर पर मैं देखता हूँ, ये अधिकांश समय हम जनता के साथ मिलकर काम तो करते हैं, लेकिन प्रायः ऐसी स्थितियां बनती हैं जिनमें हम खड़े होते हैं, हमारे सामने हमारे नागरिकों का कोई दल या समूह खड़ा होता है, चाहे वो अपराधी हो, चाहे कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, कोई वर्ग हो या भीड़ हो। लेकिन ये ऐसी स्थिति है कि हम सब साथ में हैं और एक अदृश्य शत्रु है, उसके साथ मिलकर हम
उसका सामना कर रहे हैं, उसने हमें एक नई किस्म की एकजुटता दी है, एक नए किस्म का सहचर्य दिया है कि हम सब मिलकर एक साथ हैं और एक शत्रु के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उसने हमें एक नए अवसर भी दिए हैं जुड़ने के आपके साथ और मिलजुल के काम करने के। समस्याएं से जुड़ी विशेष तौर पर वो जो है वो ये है कि कई बार लोगों को ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि उनके हित में है कि वे अपने घर में रहें यथासंभव। जब क्वारंटाइन में भेजना होता है, अब ये पुलिस के लिए भी नई चीज़ थी, हमारे एक साधारण पुलिसकर्मी के लिए क्वारंटाइन क्या होता है, उसमें क्या करना हमसे अपेक्षित क्या है, यदि अस्पताल में हम काम कर रहे हैं तो हमारा खुद का जो निजी सुरक्षा के चिंताएं क्या हैं, तो उसके लिए हमें समझाना पड़ा सबको किस प्रकार से अपने को सुरक्षित रखते हुए औरों की सुरक्षा करनी है, किस प्रकार से क्वारंटाइन में जिम्मेदारी मेडिकल टीम, फूड एंड सिविल सप्लाईज का डिपार्टमेंट है उनके साथ, जिला प्रशासन के साथ, बहुत से विभागों के साथ समन्वय करके एक साथ कैसे काम करना है। तो ये एक नई तरह का काम था जिसको बड़े अच्छे ढंग से अभी तक हमारे सब साथी कर रहे हैं। कमियां हैं, सीख भी रहे हैं और ये निरंतर और इसको सीख कर बेहतर करते रहेंगे। लेकिन ये इसका एक अनूठा चैलेंज था और आज भी बना हुआ है। अगला प्रश्न एक सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के बारे में है। एक साथी ने पूछा है कि भड़काऊ पोस्ट के मामलों में कई बार किशोर या युवा मामले की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। लॉकडाउन में काफ़ी युवाओं पर कार्रवाई करनी पड़ी, क्या कोई रियायत भी बरती जाएगी? देखिए, सामान्य तौर पर जो छोटी मोटी बातें हैं उन पर तो कोई प्रकरण दर्ज हम नहीं करते हैं, किसी को गिरफ्तार नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि जो युवा लोग हैं या कोई भी व्यक्ति, उसका एक बार आपराधिक प्रकरण दर्ज होना उसके जीवन के लिए बड़ा संकट हो जाता है। उसके जो भी सामान्य काम होते हैं, उसका करियर है, आगे की नौकरी है, कोई लाइसेंस वगैरह हैं कहीं के, उन सब में उसे दिक्कत आती है। बिज़नेस शुरू करना हो तो दिक्कत आती है। तो इसलिए प्रयास हम यही करते हैं कि सामान्य तौर पर एक छोटे मोटे प्रकरणों में, मामलों में हम केस दर्ज ना करें। जब कोई ग्रेव, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात होती है, तभी ऐसे प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। अन्यथा चेतावनी देकर भी छोड़ दिया जाता है, कभी साधारण प्रिवेंटिव अरेस्ट करके भी छोड़ देते हैं। तो एक बार मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके बाद पुलिस अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं होता। आप सब समझते हैं कि एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो ये न्यायिक प्रकरण बन गया है, ये न्यायालय में जाएगा और सब कुछ फिर न्याय कोर्ट के व्यू पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो क्या व्यू लेते हैं इस बात का, कितनी गंभीरता से इस मसले को लेते हैं। तो एक बार प्रकरण दर्ज होने के बाद कोई रियायत वाला पुलिस के पास कोई अवसर नहीं होता है। ये आपको और हमें सबको समझना ज़रूरी है। संक्रमण की आशंका के बीच अपनी टीम को बचाव के लिए क्या सुझाएंगे? मैंने पहले आपको इंगित किया है कि जैसे ही ये संक्रमण आरंभ हुआ, हमने सभी साथियों को, अपने पुलिस के सभी जो हमारे कर्मी हैं, जवान हैं नीचे तक, उन सब के लिए एक निर्देशिका जारी की, एक एडवाइजरी जारी की थी। उस निर्देशिका में हमने विस्तार से सब बातों की चर्चा की थी, उन्हें क्या सावधानियां बरतनी हैं। उन सावधानियों की सभी साथी पालना कर रहे हैं, जिस कारण से संक्रमण का दर हमारे पुलिस में बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी कुछ पुलिसकर्मियों का हमारे संक्रमण हुआ है। जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता लगी है वहाँ वहाँ उनको पर्सनल प्रोटेक्शन किट और जो भी सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह उपलब्ध कराए गए हैं और कराए जा रहे हैं। अभी तक सौभाग्य से कोई बहुत ज़्यादा हमारे साथियों को संक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा है। आप में से कुछ साथियों ने, इसमें मैं देख रहा हूँ कमेंट आ रहा है कि आवाज़ कम आ रही है, वॉल्यूम कम है। मेरा प्रयास तो यही है कि यथासंभव ठीक ठाक से वॉल्यूम में मैं बोलूँ। संभवतः मेरी आवाज़ का वॉल्यूम कम है या कुछ टेक्निकल इशू इसमें होगा, पर मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं।
अगला प्रश्न है, लॉकडाउन 3 में जब थोड़ी ढील मिली है तब बाहर से आवाजाही बढ़ी, इससे संक्रमण की संभावना भी बढ़ जाएगी। इस आवाजाही पर नियंत्रण के लिए क्या कोई रणनीति बनाई है? आप सबको जानकारी है कि अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर, संक्रमण के दर के आधार पर विभाजन किया गया है। कोई रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन बनाए गए, और तीनों के लिए अलग अलग नीतियां हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि जैसे ही जीवन थोड़ा सामान्य होने लगेगा, आवाजाही बढ़ेगी। वो यदि हम सारी आवाजाही करते समय, अपना सारा कार्य व्यापार करते समय जो सावधानियां बताई गई हैं उनकी पालना ठीक से करें तो कोई विशेष खतरा नहीं है। समस्या तब है जब हम उन निर्देशिकाओं की, उन एडवाइजरीज की पालना ना करें। मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का बार बार उपयोग करना, दूरी बनाए रखना, जितनी आवश्यकता हो उतने ही समय बाहर जाना, जिस काम के लिए जाना वहीं तक अपने को सीमित रखना। यदि हम कुछ सावधानियां बरतेंगे तो खतरे की ज़्यादा बात नहीं है। परेशानी यह है कई साथी इस बात को मानते नहीं हैं। जैसे आज़ादी मिली, छूट मिली, उसे कुछ ज़्यादा लाइसेंस लेने लग जाते हैं, ज़्यादा कुछ आज़ादी महसूस करने लगते हैं। उसके लिए आपने पढ़ा होगा कुछ प्रावधान किए गए हैं, जुर्माने के भी और जेल के भी। तो पुलिस के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और वो कार्रवाई कर भी रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है लोगों की समझ में खुद ब खुद आ जाएगा कि इस ढील का दुरुपयोग नहीं करना है। यथासंभव अपने जो निर्देश दिए गए उनकी पालना करनी है। नियंत्रण, अब 2 दिन का जो अनुभव रहा उसके आधार पर एक निर्णय राज्य सरकार ने कल ही लिया है कि अंतर्राज्यीय आवाजाही को बड़ी सख्ती से नियंत्रित किया जाए। तो उसके लिए आज अलग से निर्देश हुए हैं राज्य की सीमाओं को सील करने के, और अत्यंत आवश्यक होने पर ही, आपात स्थिति में ही अंतर्राज्यीय आवागमन अनुमत किया गया है। तो एक सावधानी तो विशेष बरती गई है, और ये भी कि यदि किसी क्षेत्र में आज़ादी के बाद या जो हमें जो ये छूट मिली है, ढील मिली है, इससे यदि संक्रमण बढ़ता है तो उसको दोबारा से ऑरेंज या रेड जोन में डिफाइन किया जा सकता है, दोबारा कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत ना आने दें। इस सब के बावजूद ये ऐसा संक्रमण है जिससे पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया जा सकता कहीं भी। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय पढ़ी होगी, आप टीवी भी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। मूल बात यह है कि हमें एक संतुलन बैठाना है कि जीवन भी चलता रहे, हमारी अर्थव्यवस्था, अर्थ व्यापार भी चलता रहे, और बीमारी को बढ़ने के अवसर भी ना मिले। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम दोनों में सामंजस्य बैठाएं, सावधान रहें, सतर्क रहें, पर आतंकित ना रहें उससे। यदि किसी कारण से कोई संक्रमण हो जाता है तो उसके लिए व्यवस्था कर दी गई है। अब राज्य सरकार ने अलग अलग अस्पताल और केंद्र बनाए हैं, जांच की व्यवस्था की है, इलाज की व्यवस्था की है, और राजस्थान में सौभाग्य से बेहतर व्यवस्थाओं के कारण स्थितियां बीमार लोगों की भी काफ़ी बेहतर और काफ़ी कंट्रोल में, नियंत्रण में। मुझे उम्मीद है ये बना रहेगा। तो नियंत्रण करने की जो रणनीति है राज्य सरकार लगातार बनाती रहती है। एक कोर टीम है यहाँ सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वयं के नेतृत्व में। वो समय समय पर रणनीति बनाते हैं, उसके आधार पर जो आदेश या जो निर्देश विभिन्न विभागों को मिलते हैं वो अपना काम करते हैं। अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, रोचक भी है। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर कोरोना के बाद के समाज की क्या कल्पना करते हैं? कहीं बेरोजगारी की वजह से अराजकता, छीना झपटी, चोरी जैसे अपराध तो नहीं एकाएक बढ़ जाएंगे? ये आपने, हमारी जिसने भी साथी ने ये प्रश्न भेजा है उसने हमारे बिहाफ पर या हमारी ओर से
आगे सोच की परिस्थिति पर विचार किया है, मुझे खुशी है। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर मेरी शंका भी यही है कि चूंकि इस संक्रमण से, इस महामारी से हमारी अर्थव्यवस्था भारी रूप से प्रभावित हुई है, तो निस्संदेह उम्मीद यही है कि बेरोजगारी और गरीबी बढ़ेगी इससे थोड़े समय के लिए। हालांकि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्र में हो या राज्य सरकार में हो, वो इस बात पर विचार कर रहे हैं किस प्रकार से इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, नए अवसर तलाशे जाएँ, ढूंढे जाएँ, रोज़गार बढ़ाने के, नई उद्योग लगाने के। लेकिन जब होंगे तब होंगे, थोड़े समय के तनाव, थोड़े समय की समस्याएं तो आएंगी ही। उसके लिए हमें सबको तैयार रहने की आवश्यकता है, पुलिस को भी और समाज को भी। जो भी स्थिति बनती है, ये मैं अक्सर अपने साथियों से और जहाँ मेरी जनता में बात होती है, मैं कहता रहा हूँ, अच्छे और शांतिपूर्ण समाज के लिए बेहतर पुलिसिंग आवश्यक है। पुलिसिंग में पुलिस सिर्फ एक हिस्सा है, पुलिस एक नोडल एजेंसी है, बट पुलिसिंग में भागीदारी पूरे समाज की है। जैसे स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य चिकित्सक नहीं पैदा कर सकते। चिकित्सा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन स्वास्थ्य में जिम्मेदारी हम सब की है। सफाई रखना, स्वच्छता रखना, अपनी हाइजीन रखना, भोजन का ख्याल करना, दिनचर्या का ख्याल करना। इसी प्रकार से पुलिसिंग या अपराध की स्थिति है। हमें सबको मिलकर इस बारे में काम करना पड़ेगा, ख़ासतौर पर हमारे युवाओं के लिए। उन्हें भटकने से रोकना पड़ेगा, उनके लिए हमें परिवार में, समाज में नए अवसर पैदा करने पड़ेंगे, बात समझने के लिए कि अपराध का रास्ता, हिंसा का रास्ता गलत है, अनुचित है। जो टीवी देखकर या नए नए समाचार पढ़ के अपने गलत संभवतः फिल्मों से अपने हीरो चुनते हैं, जो अपराधियों को अपना हीरो बना लेते हैं, मान लेते हैं। मैंने देखा कई लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, बंदूक लिए किसी गैंगस्टर के अपराध डालते हैं, उसको हीरो बना लेते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे साथियों से कहता हूँ कि युवाओं का हीरो आपको होना चाहिए। आप ऐसे काम कीजिए कि लोग आपसे आइडेंटिफाई करें, माने कि हम ये हमारे हीरो हैं। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, लेकिन आपको भी समझना है कौन हीरो है, कौन बड़ा व्यक्ति है। वो जो थोड़े समय के लिए एक आपको एक नई तरह की ताकत का प्रतिनिधि दिखता है, आपको बंदूक लिए आदमी जो छीना झपटी करता है, अपराध करता है, समाज में हिंसा करता है, वो हमारा हीरो होना है। या जो एक साधारण सा व्यक्ति हमारे आपके बीच का, जो दिन रात सड़क पे मेहनत कर एक समाज की व्यवस्था कायम करने का प्रयास कर रहा है। तो निस्संदेह आने वाले समय में कुछ समस्याएं बढ़ेंगी। हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। पर मेरी आपसे, सभी नागरिकों से, खासतौर पर युवा साथियों से अपील है, आप भी अपने स्तर पर तैयार रहें, तैयारी करें कि आने वाला जो समय है उसमें बेहतर काम करें, साथ मिलकर काम करें और अच्छा समाज दें, अच्छा समाज बनाएं। राजस्थान एक अनूठा समाज है, उसकी अलग पहचान बनाए रखें, उसे ख़राब नहीं होने दें। एक किसी साथी ने पूछा है, आजकल लोगों को एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। आज जब बाज़ार में कोई सामान ख़रीदने जाते हैं, सब सामान अलग अलग दुकानों से ख़रीदना पड़ता है और वज़न भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे कोई व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर जाता है तो पुलिस उसकी गाड़ी सीज़ कर देती है। क्या उचित है? बाज़ार में मोटरसाइकिल सीज़ करना बंद करना चाहिए, जिससे लोगों को कुछ राहत मिले और लोग सामान खरीद कर जल्द अपने घर जा सकें, जिससे बाज़ार में भीड़ भी नहीं होगी। ये रोचक प्रश्न है और इसने एक मेजर जो हमारा इशू है, बड़ी एक जो खास विशेष जो इशू है, इस पूरी समस्या से जुड़ा हुआ है, इस पूरे दौर में पुलिस का जो काम है उसके बहुत महत्वपूर्ण पक्ष को अंडरलाइन किया है कि कानून की पालना कराने में सख्ती की कितनी सख्ती होनी चाहिए और कितनी संवेदनशीलता लोगों की समस्याओं के बारे में होनी चाहिए, और दोनों में संतुलन कैसे हो। समस्या पुलिसकर्मियों की ये है कि यदि बहुत लिबरल होते हैं तो कोई कानून की पालना नहीं करता है, उससे सारे लॉकडाउन का उद्देश्य विफल हो जाता है। और इतनी सख्ती करें कि हमें लोगों को पीटना पड़ जाए, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना पड़े, तो भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि
परेशानी के काल में जो लोग स्वयं परेशान हैं उन पर और परेशानी हम नहीं डाल दें। इस बात के लिए मैं पूरे समय, जब से समस्या आरंभ हुई तब से लगातार अपने साथियों से संवाद करता रहा हूँ और ये कहता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम एक संवेदनशील पुलिस बने, किस प्रकार से ये इंश्योर करें, ये सुनिश्चित करें कि हमारे कारण से लोगों की समस्याएं बढ़े नहीं। लेकिन ये आपकी भी समझने की बात है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे आपको कष्ट तो होगा। यदि कोई एक निर्देश दिया गया है, कोई आदेश दिया गया है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमें भी आदेश की पालना करनी होती है। जो दिशा निर्देश जो राज्य सरकार ने बनाए हैं सबसे राय मशवरा करके, उसके आधार पर हमारे लिए कार्य निर्धारित किया गया है, हमें बताया गया है क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको यथासंभव मिनिमम पेन के साथ हम करने का प्रयास कर रहे हैं, करना चाहते हैं। तो अपील मेरी यही है कि जो आदेश हैं, जो निर्देश दिए गए, उनकी पालना करें। और अपने साथियों को हम बार बार कह भी रहे हैं कि जो एनफोर्समेंट करें वो पूरे ह्यूमैनिटेरियन, पूरी मानवीयता के साथ करें। तो जो कष्ट आप साथियों को हो रहा है हमारे कारण से, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये कड़वी दवा कई बार देनी होती है। आपकी समस्या वाजिब है, लेकिन अब मुझे लगता है आपका ज़िला खास तौर पर तो ग्रीन जोन में आ गया है, तो ये पाबंदियाँ अब आप पर तो आयद नहीं हैं। कोशिश कीजिए आप ग्रीन जोन में बने रहें, ऐसी नौबत ना आए कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कर्फ्यू लगाना लगे और दोबारा से पाबंदियाँ आ जाए। पर ये मैंने आपकी जो चिंता है, आपका जो कंसर्न है, सबसे शेयर किया है। कोशिश यही करेंगे आपको कष्ट कम से कम हो। जो अब मैं, ये तो वो थे बिंदु जो आपने पहले कुछ लोगों ने रेज़ किए, मैंने जल्दी जल्दी नोट कर लिए थे। अब जो आपका लाइव सेशन चल रहा है, इसमें कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स हैं वो उन साथियों के हैं जो 2018 में पुलिस भर्ती में भागीदारी जिन्होंने की थी, और बार बार ये कह रहे हैं। मैं देखता हूँ सारे मीडिया पर लिखते रहते हैं और हर सेशन को फ्लड कर देते हैं वो कि साहब हमें भर्ती कीजिए, भर्ती कीजिए, भर्ती कीजिए। ये हमारे हाथ में नहीं है, इन्हें समझने की आवश्यकता है। भर्ती की नीति राज्य सरकार बनाती है, नियम बने हुए हैं। जब कोई परमानेंट किसी भर्ती के समय कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनती है पुलिस में, जब नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाती है, पुरानी सूची अपने आप रद्द हो जाती है। अब 2018 की भर्ती से जुड़ी कोई प्रक्रिया इस समय अहमियत नहीं रखती। तो इस बारे में सवाल रेज करो आप, अनावश्यक उम्मीद में आपको जागृत नहीं करना चाहता आपकी। उस भर्ती से जुड़े अब किसी भी प्रश्न का उत्तर संभव नहीं है। कुछ साथियों ने, चूरू पुलिस के कुछ अच्छे जो कर्मी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका उल्लेख किया है इन कमेंट्स में। मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं करते हुए उन सभी साथियों को, जो भी मेरे साथी चूरू पुलिस में काम कर रहे हैं, वहाँ के पुलिस अधीक्षक को शामिल करते हुए सिपाही से लेकर एसपी तक, इन सभी लोगों ने बढ़िया काम किया, शानदार काम किया है। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ और इसी हौसले से, इसी उम्मीद से बढ़िया काम करते रहें ताकि ये गुडविल आपकी बनी रहे। इसी प्रकार से जनता का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। और अन्य साथी जो चूरू ज़िले के बाहर के हैं, जो सुन रहे होंगे इस समय, उनके साथ भी यही बात है। लेकिन इससे जुड़ा एक और बात मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पुलिस बहुत बड़ा परिवार है, इसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं। इन लोगों में अधिकांश जो साथी हैं मेरे, मैंने कई बार कहा, बार बार कहा, ख़ासतौर पर जो हमारे सिपाही हैं और जो सड़क पर काम करने वाले हमारे अन्य कर्मी हैं, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, अन्य अधिकारी जो भी हैं जो दिन रात सड़क पर काम करते हैं, उनमें अधिकांश लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं, अपने दायित्व के निर्वहन का पूरी निष्ठा से काम करते हैं। लेकिन चूंकि बहुत बड़ी संख्या है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये स्वीकार करने में मुझे कुछ संकोच नहीं है, जो कुछ ऐसे कृत्य करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो उचित नहीं है, जिनसे सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी साथियों से अपील भी करता हूँ, मैंने उनको लिखा भी है कि कृपया करके ये जो
एक जन भावना में स्नेह का जो ज्वार उमड़ा है आपके लिए, आपके काम को देखते हुए, उसे फीका ना पड़ने दें। ऐसा कुछ काम ना करें कि एक या दो व्यक्तियों के काम से पूरे विभाग की छवि खराब होती हो या अन्य साथियों के प्रति लोगों का मन मैला होता हो। आप समाज में हैं, समाज के भीतर के हैं। हम और आप सभी में अपनी कमज़ोरियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब हैं। और मैं ये मानता हूँ जब हमें प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, अच्छाइयों को विकसित होने का, पल्लवित होने का अवसर मिलता है, इसको संजोएं, ये हमारी पूंजी है। और इसके माध्यम से ये जो हमें खाद, बीज, पानी, स्नेह का मिला है, इस खुराक से अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ को पनपने का अवसर दें। हम लोगों को दिखाएं कि हमारे भीतर बेस्ट क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या है, वो दें और लगातार देते रहें। मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी साथी इस बात को सुनेंगे। उनके जो साथी किसी कारण से कभी कभी जिनके मन में गलत विचार आते भी होंगे, गलत चीज़ करने का विचार आता भी होगा, तो उन्हें हतोत्साहित करेंगे और प्रेरित करेंगे बढ़िया काम करने में। कुछ साथियों ने लिखा है कि आप अपने मेडिकल विभाग के डॉक्टर, आपके कुछ अनुभव थे, उनको भी शेयर करें। तो मेरे ऐसे डॉक्टर बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, कुछ छोटी मोटी कुछ दो चार हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपको अधिकांश को शायद मालूम होगा, मैंने MBBS की डिग्री अजमेर से की, अजमेर मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद MD जनरल मेडिसिन में मैंने उसी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन की। भीलवाड़ा में थोड़े समय के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की। और MD करते करते कुछ ऐसा समय आया, मरीजों की सेवा करते समय, अजीब लगता है कहने में, पर मुझे संकोच नहीं है, क्योंकि मेरे उन सभी साथियों के लिए एक उनके बड़प्पन को नमस्कार है मेरा, जिनके लिए मैं जिनकी चर्चा में कर रहा हूँ। कारण बहुत सारे, और एक बड़ा कारण शायद ये भी रहा होगा उस समय, जो मैं अतीत में देखता हूँ, कि मेरे कुछ डॉक्टर साथी थे, उनका अद्भुत एक समर्पण था काम के लिए, डॉक्टर के काम के लिए, और उनका काम देखकर कभी कभी मैं शर्मिंदा हो जाता था। मुझे लगता था कि ये समर्पण मुझ में क्यों नहीं है। अपनी जॉब के लिए पैशन, दिन में रात में, आपको ना भोजन की चिंता है, ना आराम की चिंता है। कोई मरीज उल्टी कर रहा है तो उसको हाथ पर लेने को तैयार हैं। तो उनके काम को देखते मुझे लगा डॉक्टर हो तो ऐसा होना चाहिए। मुझे लगा शायद उस समय युवा थे, आदर्शवादी भी थे, अपनी तुलना करते थे कि हमारा आदर्श क्या है और हम कहाँ पर हैं। यद्यपि ये एकमात्र कारण नहीं है, बट ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ये कारण, ये जो बात है, हमेशा मेरे जहन में रही जहाँ भी गए हैं। और मैं मानता हूँ हर प्रोफेशन में, हर पेशे में, चाहे शिक्षक हो, चाहे चिकित्सक हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, ये भाव अगर मन में नहीं आता हमारे पूर्ण समर्पण का, तो हम अधूरे हैं वहाँ पर। तो किसी कारण से, कोई कारण रहे होंगे, इसके अलावा बहुत बातें रही होंगी, तो मैंने वो MD छोड़ दी उस समय वहाँ। और मुझे लगा कुछ, मैं एक रिसर्चर और एकेडमिशियन बनना चाहता था। मुझे लगा मैं एक अध्यापक के तौर पर, एक शोधकर्ता के तौर पर, एक सोशल कम्युनिटी मेडिसिन के कार्यकर्ता के तौर पर ग्रामीण अंचल में शायद बेहतर काम कर पाऊँगा। मैं गांव से जन्मा पढ़ा हूँ और मुझे लगा शायद मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता। कुछ बातें मन में, जहन में रही होंगी, पर कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि वो हो न सका। यूँ मानिए आप कि कुछ लिटिगेशन ऐसे हो गए कि मैं कम्युनिटी मेडिसिन ज्वाइन नहीं करने पाया। और संयोग से कुछ साथियों के साथ मजाक में करते करते, परीक्षा देते देते यहाँ पहुँच गया मैं, पुलिस में आ गया। लेकिन वो चिकित्सक के तौर पे कुछ थोड़ा समय का वो अनुभव, उसके अलावा कुछ समय परीक्षा देते समय मैंने 5 माह CRPF में, कुछ महीने पोस्टल डिपार्टमेंट में मेडिकल ऑफिसर, और कुछ माह राज्य सरकार में एक डिस्पेंसरी में काम किया है। तो कुल मिलाकर 1.5 साल की मेरी नौकरी एक चिकित्सक के तौर पर भी रही। और जो मैंने वहाँ पाया, एक चिकित्सक के तौर पर जो मेरा अनुभव था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तब
उस काल में मुझे लगा, मैं नहीं जानता, उस समय तो कॉलेज से निकले थे, युवा थे, कुछ आदर्शवादी भी ज़्यादा थे, तो मुझे कहीं लगा कि एक डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज से पढ़ के जाता है, उसकी समझ पूरे समाज के बारे में उतनी नहीं होती है। वो अपने विषय का अध्ययन तो करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं इस अध्ययन को, इस ज्ञान को, इस नॉलेज को लेकर जिस समाज में वो जा रहा है वो समाज क्या है, उसकी दूसरी इश्यूज़ क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। तो अनप्रिपेयर्ड हम लोग गए, वहाँ गए तो वहाँ की स्थानीय राजनीति को देख के, जो विभागीय कार्य प्रणाली थी उसको देख के कुछ ये लगा कि बेचैनी सी होने लगी वहाँ पर। और मुझे लगा कि चिकित्सा कर्मी, एक डॉक्टर को या चिकित्सा के कर्म को जिस प्रकार के परिवेश पर्यावरण की आवश्यकता है वो हम बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, और शायद कुछ हद तक आज भी है। उसके लिए मेहनत दोनों ही को करनी है, चिकित्सकों को भी करनी होगी और राज्य सरकार को और पब्लिक जनता को भी करनी होती है। वो विस्तार की बातें, बाद की बातें। लेकिन आज जिस अवस्था में मैं हूँ, इस दौर में मैं अपने कई साथियों से जुड़ा रहा हूँ जो डॉक्टर हैं, और कई लोग बहुत शानदार सेवाएं दे रहे हैं, कुछ निजी क्षेत्र में, कुछ राजकीय क्षेत्र में, और कुछ अध्ययन अध्यापन में हैं, और बहुत से साथी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन इतना गर्व मुझे कभी नहीं हुआ जीवन में, इतना सुखद संयोग कभी नहीं मिला कि इस समय जिन दो प्रोफेशन की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है, जिसको साधुवाद मिल रहा है सर्वत्र, उन दोनों परिवारों से मेरा रिश्ता है। दोनों का श्रेय मैं ले सकता हूँ, भले मैंने काम किया कैसा भी किया होगा, वो अलग बात है, वो जज करना आप सबका काम है। लेकिन मैं पुलिसकर्मी हूँ, इसका मुझे गर्व है। मैं एक चिकित्सा से जुड़ा रहा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, उसका मुझे गर्व है। और विशेष तौर पर उल्लेख मैं उनका करना चाहता हूँ, जब मैं एमडी कर रहा था, तो जैसा मैं यहाँ कहता हूँ कि जब मैं ट्रेनिंग में था और जो एएसपी था, एसपी था, बाद में तो उतना निकट संपर्क मेरा नहीं रहा, कि जो हमारे साथी सिपाही, खासतौर पर साथी हैं हमारे, जितना देने की क्षमता उनमें है, मैं देखता हूँ प्रेम देने की, सेवा देने की, समर्पण की, उतना देने की क्षमता शायद हम में नहीं हो पाती अधिकारियों में। वही भाव मुझे अस्पतालों में दिखता है। डॉक्टर्स, मैं ये नहीं कहता उनका योगदान कम है या कम करके आंकना चाहिए, एक्सपर्ट हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम भी कर रहे हैं, उनका महत्व कम नहीं है। लेकिन सेवा का जो कर्म एक नर्सिंग स्टाफ करता है, पैरामेडिकल स्टाफ करता है, और जिस भावना से मरीज की सेवा करता है, वो भावना संभवतः चिकित्सक में भी नहीं आती। और जब मैं एक बार अपने बेटे से मिलने अमेरिका गया, तो उसने बड़ी रोचक बात की, बीमारी से उठा ही था वो। मैंने उससे कहा, बेटे वो अंडरग्रेड किया था, तो मैंने कहा तुम्हारा मन करता है कभी डॉक्टर बनो? तो उसने कहा, डैड डॉक्टर बनना क्या है, डॉक्टर बेकार होते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों कहते हो? वो कहता है बनना हो तो नर्स बनना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? उसने कहा मैं जब अस्पताल में था तो जिन नर्स, वहाँ की जो नर्सेज थी, उन्होंने जिस तरह से सेवा की है, उसको लगता है कि काम तो नर्स का ही है, नर्सेज ही बनना चाहिए। तो जो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो हमारे साथी सबसे निचले स्तर पर काम करते हैं, एएनएम्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स हैं, अभी काम कर ही रहे हैं वो लोग सब। तो चिकित्सक के साथ उनका रोल भी उतना ही बड़ा महत्वपूर्ण है, और उन सब के बिहाफ पर, उस पूरे मेडिकल प्रोफेशन के बिहाफ पर और पुलिस के बिहाफ पर, दोनों का श्रेय में लेते हुए बड़ा गौरवान्वित हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इन दोनों परिवारों से रिश्ता रखा है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कुछ प्रश्न आ रहे हैं, इसमें कुछ बातें आ रही हैं, कुछ कमेंट्स हैं कि पुलिस कर्मियों का मोराल बनाए रखने के लिए, उनका हौसला बनाए रखने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? तो मेरे पहले के जवाबों में, पहले की बातचीत में शायद ये बात आ गई है। मैं लंबा दोहराव नहीं करते इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथी हैं, हमें निरंतर उनकी चिंता है कि, और हम सारे प्रयास करते हैं कि उनके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था हम करें। विभाग निरंतर उनके लिए प्रयत्नशील होता है कि उन्हें बेहतर व्यवस्था मिले।
अच्छी सुविधाएं मिलें, उनकी ड्यूटीज़ में रोटेशन प्रॉपर हो। यहाँ पर हमने जैसे ही संक्रमण काल आरंभ हुआ, हमने एक हेल्पलाइन की व्यवस्था भी की थी हमारे पुलिस के साथियों के लिए, कि जो लोग अपने परिवारों से दूर ड्यूटीज़ दे रहे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, यदि उनके परिवारों को किसी आपात स्थिति में मदद की आवश्यकता है, किसी को अस्पताल की आवश्यकता है, चिकित्सा की से आवश्यकता है, तो तत्काल उस हेल्पलाइन पर फ़ोन करें और उस हेल्पलाइन के माध्यम से, उस ज़िले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से या अन्य विभाग के माध्यम से हम तत्काल मदद पहुंचाने का प्रयास करते रहे और कर रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि जो भी साथी भरी धूप में ड्यूटीज़ दे रहे हैं उनके लिए छाया की, पानी की व्यवस्था करें। बट विचित्र बात यह है कि हमने अपनी व्यवस्था की उससे पहले, उसके साथ साथ हमने यदि इतना किया तो लोगों ने इतना किया। स्थानीय नागरिकों ने आगे बढ़ कर इतना बढ़िया व्यवस्था उनकी की है, उनके साथ उनकी मदद की है कि मुझे लगता है आपका हौसला पाकर, आपका मदद पाकर उनका उत्साह, उनका मोराल तो वैसे ही बहुत हाई हो गया है। तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि मैं जहाँ गया हूँ और मेरे पास ऐसा कोई अभी संकेत नहीं आया कि मेरे साथियों का हौसला कम है, उनका मोराल लो है, ऐसा कोई संकेत मुझे नहीं है। आपके स्नेह से और आपकी मदद से उनका हौसला, उनका मोराल बहुत हाई है। हमारे सभी जो जिला एसपी हैं वो लगातार अपने जो साथी हैं, उनके कर्मी जो सड़क पे काम कर रहे हैं, उनसे संवाद बनाए हुए हैं, उनकी समस्याओं का ख्याल कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है वो अच्छा कर रहे हैं। फिर भी जो हमारी हेल्पलाइन है उस पर कोई समस्या किसी की होती है, तत्काल मदद हम करते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो होमगार्ड के बारे में हैं। होमगार्ड के लिए एक अलग विभाग है। होमगार्ड को स्थायित्व देने का, परमानेंट करने का या उनकी सेवा की शर्तों को नियमित करने का, नियमन करने का वो कोई इख्तियार या अधिकार पुलिस के महानिदेशक के पास नहीं है। ये अलग एक विभाग है, तो उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं है। इतना ज़रूर है कि मैं जहाँ गया हूँ मैंने देखा, अपने साथियों से कहा भी है कि होमगार्ड के हमारे जो साथी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ ड्यूटी दे रहे हैं, उनका ख्याल करें, उनको बराबर का महत्व दें, अपने से अधिक महत्व दें, क्योंकि वो और मुश्किल परिस्थितियों से आए हैं। साथ ही साथ अधिकांश लोग गरीब परिवारों के हैं जो अंशकालिक रोजगार प्राप्त करते हैं। तो उनकी मदद करें या उनके साथ मिलकर बढ़िया काम करें। उसके अलावा होमगार्ड पर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए अभी यहाँ पर संभव नहीं है। कुछ साथियों की टिप्पणी आई है जो हमारे जो उनके कुछ ख़राब अनुभव हैं, लोग शेयर करते होंगे कि इनका कहना है कि सब जयपुर में अन्य जगहों पर कहीं कहीं उन्होंने देखा है कि गाड़ियों से पुलिसकर्मी पैसे वसूल करते हैं। मैंने पहले ही संकेत किया आपको कि इतने बड़े परिवार में ये संभव है और होता भी है कि कुछ लोग हमारे साथी भटक जाते हैं, गलत काम करते हैं। प्रयास हमारा यही है कि हम उन्हें प्रेरित करें, ऐसे काम ना करें। ऐसा कोई व्यक्ति यदि हमारी निगाह में आता तो तत्काल हम एक्शन करते हैं। गत वर्ष भी ऐसे साथी जिन्हें समझाने से काम नहीं चला या कोई लगा हमें कि जिन्होंने गंभीर दुराचरण किया है, जो विभाग की गरिमा के अनुकूल नहीं है, उनके कार्रवाई भी की गई है, कईयों को नौकरी से हटाया भी गया है। पर मुझे उम्मीद है कि अधिकांश साथी हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसी नौबत कम से कम आ रही है, कम से कम आएगी। लेकिन आपका कहना सही है, जब भी ऐसी कोई बात होती है तो हमें उसके लिए शर्मिंदा होना पड़ता है और हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो या कम से कम हो। और जो साथी पुलिस के मुझे सुन रहे हैं, पहले भी मैंने कहा, फिर दोहराता हूँ मैं कि हम प्रतिज्ञा करें कि ऐसे अवसर ना दें किसी को भी। कुछ साथियों ने कुछ नामों का उल्लेख किया है इसमें टिप्पणी में कि इनको पुरस्कृत किया जाए, या तो वो हम कर रहे हैं। आप अपने ज़िला एसपी के माध्यम से ऐसे जो आपके हमारे पुलिस के साथी हैं
जो आपको लगता है बहुत उल्लेखनीय सेवा कर रहे हैं, उनके आप हमें प्रस्ताव भेज सकते हैं। एक प्रक्रिया है विभाग की, उसके अंतर्गत उन्हें यथासंभव पुरस्कृत किया जाएगा। कुछ साथियों ने, मुझे लगता है हमारे साथ के पुलिसकर्मी होंगे या नागरिक भी हो सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि पुलिस कर्मियों की सैलरी क्यों कट गई इस ड्यूटी के दौरान या काम के दौरान। मैं निवेदन करना चाहूँगा, कोई सैलरी कटी नहीं थी, किसी की सैलरी कटी नहीं है। दो तरह की बातें हैं, 3 दिन की सैलरी, या शुरू में 1 दिन की बात थी, फिर 2 या 3 दिन की सैलरी की बात आई। उसका प्रस्ताव हमारे साथी पुलिसकर्मियों ने किया कि हम 1 दिन की सैलरी या 2 दिन की सैलरी अपनी स्वेच्छा से डोनेट करना चाहते हैं इस काम के लिए, इस यज्ञ में हमारी आहुति है ये। वो तो कटौती एक अलग बात है। उसके अलावा जो बात है सैलरी का कुछ परसेंट या प्रतिशत, वो डेफर किया गया 1 माह की सैलरी का कुछ अंश, कि वो अगले माह में दे देंगे। इसके अलावा कोई सैलरी नहीं काटी गई है, ना काटी जा रही है, और वो सबको मिल रहा है। आगे इसके बाद नहीं हुआ कभी भी। और मुझे नहीं लगता कि मेरे जो साथी हैं पुलिसकर्मी में जिनसे बात हुई है, किसी ने भी अभी इस बारे में कोई शिकायत मुझे नहीं की है। यदि किसी के मन में ऐसी बात होती तो मुझे बताता अवश्य। फिर भी मुझे ध्यान में है ये, इसमें थोड़ी छोटी मोटी समस्या मैं समझता हूँ मुश्किल पैदा की होगी, लेकिन जो हाई स्पिरिट हमारे साथी होंगे जिससे वो काम कर रहे हैं, वो समझेंगे शायद राज्य सरकार की मजबूरियों को, और इसे अन्यथा नहीं लेंगे। कुछ एक साथी 4-5 लोगों ने प्रश्न किया, बार बार ये आ रहा है कि आप हमारे पुलिस अधीक्षक को 10 में से कितने अंक देंगे। अंक मेरे देने से तो कुछ होगा नहीं, अंक तो आपको देने हैं, सेवाएं वो आपकी कर रही हैं। मेरा बस चले मैं 10 में से 11 दे दूँ उनको, लेकिन मेरे अंक देने से कोई लाभ नहीं है। विभाग के अंदर हम कुछ भी देते रहें एक दूसरे को अंक, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण है आप क्या अंक क्षण करते हैं उनका। यदि आप समझते हैं अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, और मैं उनको बहुत नंबर दे दूँ और आपको लगते हैं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो सब बेकार है। तो अंक मैं आप पर छोड़ता हूँ। एक साथी ने सवाल किया है कि एक रिसेंटली एक वीडियो आया जिसमें एक साथी के साथ, एक पुलिस सिपाही के साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है। क्या ये उचित है? कतई अनुचित है। मैं बार बार अपने साथियों सबसे कहता रहा हूँ, सिपाही से लेकर डीजी तक सब पर वाणी का संयम लागू है। जिन साथी ने दुर्भाग्य से ऐसी गलती की है, उनके विरुद्ध जो एक्शन लिया जाना है वो ले भी रहे हैं, और अन्य अधिकारियों को भी हमने मशवरा दिया है, बताई है क्या करना है। जिन हमारे सबॉर्डिनेट्स को, मेरे जिन साथियों को मैं बार बार कहा, जिस दिन से मैं डीजी बना हूँ तब से कहता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा ऋण मेरे ऊपर हमारे सिपाहियों का है, और यदि कभी अवसर मिला रिटायरमेंट के बाद भी तो ऋण होने का प्रयास करने का, तो मैं उन्हीं के लिए करूँगा कभी, चाहे उनके बच्चों की शिक्षा के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए हो। क्या होगा मैं भी नहीं जानता हूँ, पर करेंगे तो उन्हीं के लिए करेंगे। उनका अपमान न करने का हम सोच सकते हैं, ना ऐसी कल्पना है हमारी। कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं गुस्से में हो जाती हैं तो उनके लिए मैं विभाग के मुखिया के तौर पर खुद खेद व्यक्त करता हूँ, खुद क्षमा मांगता हूँ, और मुझे उम्मीद है साथी इसका मौका नहीं देंगे दोबारा हमें। लेकिन यही जिम्मेदारी, यही बात हमारे सिपाही जो साथी हैं सड़क पर, उन पर भी लागू होती है। विभाग के अनुशासन की पालना करें, अपने सीनियर्स को सम्मान दें, और नागरिकों के साथ इस प्रकार का आचरण नहीं करें। ये उनकी भी जिम्मेदारी। एक किसी साथी ने लिखा है कि साहब सिपाही हेड कांस्टेबल तो बदनाम हो जाते हैं, करप्शन का सोर्स तो सीनियर ऑफिसर होते हैं। ये इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ आपके कि मैं सारा दोष सिपाहियों को ना कभी देता हूँ ना देता रहा हूँ। लेकिन एक विचित्र स्थिति है समाज में, ये अकेले हमारे पुलिस पे लागू नहीं है। आप देखिए पूरे समाज में, आप निगाह डालिए अपनी। मैं कहता हूँ मजाक में कहिए कि जब हम छोटे थे, जब हम एक गरीब किसान का बेटा रहा हूँ, मेरे पिता भी सिपाही थे, छोटे घर में थे, एक कमरे में 5 लोग 6 लोग रहा करते थे। लेकिन रात को 11 बजे घर में कोई आता था
तो ये नहीं लगता था इसे खाना कहाँ से खिलाएंगे। घर में गुड़ हो रोटी हो वो खिला भी देते थे। आज भी मैं ही पाता हूँ सबसे बड़ा मन उसका होता है जो सबसे छोटी स्थिति में है, बहुत जल्दी शेयर करता है चीज़ें। वो समाज में, जीवन में, अर्थव्यवस्था में जो आदमी ऊंचा उठता है, बड़ा बनता जाता है, मेरी फीलिंग ये, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इस स्टेज पर आकर मैं मानता हूँ शायद बहुत कम लोग इससे अपने आप को दूर रख पाते हैं कि उनका मन उनका छोटा होता जाता है शायद। तो कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ कि परिवार के बड़े होने के नाते, परिवार के सीनियर अधिकारी के नाते ज़्यादा जिम्मेदारी हमेशा बड़े की होती है। जो हमसे छोटा है व्यक्ति, उम्र में, तजुर्बे में, पद में, उसको गाइड करना, उसको मोटिवेट करना, उसको सही रास्ते पर रखना और ऐसे अवसर नहीं देना या उसे ऐसे उदाहरण नहीं प्रस्तुत करना अपने काम से कि उसको गलत प्रेरणा मिले, ये हमारी जिम्मेदारी। तो इससे ज़्यादा इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मेरे ख्याल से सारी बात इसमें आ गई है मेरी। मैं मानता हूँ जिम्मेदारी अधिकारियों की ज़्यादा है, उसकी गुरुता को मैं महसूस करता हूँ, लेकिन ये कोई लाइसेंस नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कई बार आप देखते हैं कि सड़क पर कोई आदमी छोटी चोरी करे, मान लो जेब काट रहा है किसी की, वो कई बार उदाहरण देते थे कि साहब देखिए सरकार के बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री, बड़े बड़े चोर, बड़े सेठ कितनी बड़ी चोरियाँ करते हैं, कुछ नहीं होता है। एक छोटा व्यक्ति जरा सी जेब काटता है तो उसके लिए सज़ा मिल जाती है। बट आप इस बात से सहमत होंगे किसी एक बड़े व्यक्ति का या किसी बड़े आदमी का दुराचरण या गलत चीज़ छोटे के लिए जस्टिफिकेशन नहीं है कोई। तो आपकी बात से लगभग सहमत होते हुए भी उसको क्वालिफाई करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी जिस पद पर भी हैं वहाँ समझें, अन्य लोगों को उनकी जिम्मेदारी देखने दें, हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारी है। कुछ लोगों ने और इसमें बहुत सी बातें, बहुत से सवाल ऐसे किए हैं जिनको शायद मैं जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ। एक ने पूछा पूजा प्रार्थना कितना करनी चाहिए, मन को शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए, संगीत सुनना चाहिए वगैरह। ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। मेरा चित्त भी शायद आप ही की तरह शांत रहता होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ या जो पुराना अनुभव मेरा है और अब इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर जो मुझे लगता है सबसे मन में जो शांति मिलती है उस विचार से ही मिलती है। जब तक जीवन है उस जीवन में सेवा के और काम के जितने अवसर ईश्वर हमें सुलभ कराता है उसको अपनी तरफ से पूरी निष्ठा से जो हमारा बस है करते चलें। उसके बियॉन्ड, उसके ज़्यादा आगे सोचना बेकार है। किसी का जजमेंट करना हमारे लिए निरर्थक है। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, इस पर अनावश्यक सोच बेकार है। पुराना गठरी लाद के चलना बेकार है, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया। ये मोटी मोटी बातें जो हमारे साधु संत कहते गए हैं, हम तो उसकी पालना नहीं कर पाते। मैं भी आप ही की तरह हूँ, जानता हूँ दिमाग से, पर दिमाग से मन की जो दूरी है वो फासला तय करने में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। तो कोशिश मैं भी करता रहता हूँ, आप भी कीजिए। शांति उसी से मिलती है और किसी से नहीं मिलती है। काम से ही शांति मिलती है, सोच में शांति नहीं है। न संगीत में शांति है, न वन में शांति है। शांति सेवा में, कर्म में ही शांति है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है। ये मेरा निजी अनुभव है, बाकी सबके अपने अपने निजी अनुभव होते हैं, वो बता पाएंगे। किसी अच्छे ऐसे व्यक्ति से जो इसमें महारत हासिल हो, जिसको उससे आप राय लेंगे तो शायद बेहतर राय दे पाएगा। सर अब इसमें कुछ बहुत सारे कमेंट्स हैं, चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, जा रही हैं। उन पर मैं चूँकि इतनी जल्दी जल्दी आगे निकल रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एक एनसीसी कैडेट्स और वॉलंटियर्स के बारे में कुछ कमेंट इसमें भी हैं, उसको मैं अवश्य जिक्र करना चाहूँगा। मैं घूमने गया, जब भी यहाँ मिलने गया अपने साथियों से, पूरे राजस्थान में जगह जगह गया हूँ। मैंने भूतपूर्व सैनिकों को, एनसीसी कैडेट्स को और हमारे पुलिस मित्र लोगों को काम करते सड़क पर देखा है।
जैसे अन्य लोग हैं, कमी बेशी हम सब में हैं, वहाँ भी शायद थोड़ा बहुत होंगी, लेकिन जिस भावना से वो लोग इस अवसर पर काम कर रहे हैं, हमारी मदद के, हमारी शक्ति बन के वो लोग उभरे हैं, उनके कारण से हमारा जो काम था या हमारी जिम्मेदारी का जो बोझ था, यूँ कहिए, जो गुरुता थी उसकी, वो काफ़ी हद तक साझा की उन्होंने। उसके लिए मैं जितना आभार उनको दूं उतना कम है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, उनका आभार करता हूं। निजी तौर पर मैं उन सबसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन आप जो साथी मुझे सुन रहे हैं, मेरे पुलिस के साथी या जो भी नागरिक हैं हमारे चूरू के, अन्य ज़िलों के, वो मेरा भावना उन तक पहुंचा दें कि हम उनके आभारी हैं, उनके लिए ग्रेटफुल हैं, उनको हमारा सल्यूट है। अब कुछ लोगों ने सवाल किया कि साहब उनको हौसला अफजाई के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए अपन क्या करेंगे, क्या ऐसे पुरस्कार देंगे या कुछ नौकरियों का अवसर देंगे। मैं समझता हूँ वो आवश्यक नहीं है, वो अनुचित है। ऐसा कोई हम प्रॉमिस दे नहीं सकते हैं। वॉलंटियर का या वॉलंटियरिंग का मतलब ही है कि हम निस्वार्थ भाव से आ गए हैं। यदि हम किसी पुरस्कार की आशा में, किसी पारितोष की आशा में यदि हम आ रहे हैं, तो फिर वो वॉलंटियरिंग नहीं है। तो कृपया इस बात को समझें। वैसे एनसीसी के कैडेट्स को और अन्य उनको जो सेवा में जो के कारण से जो अन्य नौकरियों में जो वेटेज मिलता है, तो मिलता ही है, वो तो उपलब्ध रहेगा ही। अनुभव का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको देंगे, बट इसके अलावा ज़्यादा कुछ में मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ, सिवाय आपको नमस्कार करने के। कुछ लोगों ने स्पेसिफिकली नाम लेके बार बार ही कह रहे हैं कि फला अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं। उन सब ऐसे प्रश्नों का, जो पर्टिकुलर प्रश्न हर चीज़ के बारे में, उनका जवाब इस फोरम पे देना, ये वो मंच नहीं जिसमें इस प्रकार के जवाब दिए जाएं। आप समझते होंगे इस बात को।